Hello everyone. So we are in a chapter 3 electoral politics. इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा और वोटर लिस्ट के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। जैसे कि हमने जाना कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो रियल चॉइस होती है वो लोगों की होती है। तो इसी कारण ऐसे इलेक्शन में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना एक डेमोक्रेटिक भावना को ठेस पहुंचाने के समान है। ठीक है, और यही वो सिस्टम अप्रूव करता है। तो जो भी इंसान वोट करता है उसके पास ये चॉइस होना चाहिए या उसके पास ये मौका होना चाहिए कि वो भी कैंडिडेट बन सके इलेक्शन में। पर एक डिफरेंस बना के रखा गया है इसमें कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो वोटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैंडिडेट बनना है तो आपको कम से कम 25 साल की उम्र का होना चाहिए। कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। दिस अप्लाई, ये जो है वो किसी एक्सट्रीम केसेस पे ही फॉलो हो सकता है। मतलब जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है वो एक्सट्रीम केसेस में ही फॉलो हो सकता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट को पार्टी का सिंबल और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जिनको भी ये देती है। नॉर्मली भाषा में से टिकट कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट मिल गई, ठीक है, या फिर राहुल गांधी को रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की टिकट मिली है, नरेंद्र मोदी जी को बनारस से भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की टिकट मिल गई। तो ये नॉमिनेशन किया जाता है। तो ये जो जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं इसके लिए इनके जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ जाता है और कुछ मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। तो आइए जान लेते हैं कि कैंडिडेट को कौन सी लीगल डिक्लेरेशन फुल डिटेल के साथ सबमिट करनी होती है ताकि वो इलेक्शन में खड़े हो सके। पहला है सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। उन्हें सारे अपने जो केस चल रहे हैं, अगर कोई केस सीरियस केस है उसके बारे में जानकारी सबमिट करनी होती है कि कोई सीरियस केस तो कैंडिडेट के खिलाफ नहीं चल रहा है। सेकेंड है द डिटेल ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज एंड हर फैमिली। कैंडिडेट को अपनी सारी संपत्तियों के बारे में, जितना उन्होंने उधार लेके रखा है या कोई उधारी है, उनके लोन चल रहे हैं, उसकी जानकारी अपनी भी और अपने फैमिली मेम्बर्स की सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को। इसके साथ साथ एजुकेशन, थर्ड जो पॉइंट है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट। कैंडिडेट को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना पड़ता है। वैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इतना महत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं दिया, क्योंकि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इंडिया के बहुत से लोग क्वालिफाई नहीं थे। आज भी अगर देखें तो 70% ही लोग हैं जो क्वालिफाई कह सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट, अगर हम बाई चांस ग्रेजुएट मान ले, किसी कैंडिडेट को कहे कि इलेक्शन में वही खड़ा हो सकता है जो BA, BCom या BSc ग्रेजुएट है, तो ऐसे में बहुत से 60 से 70% जो कैंडिडेट है वे इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एजुकेशन होना एक अलग बात है, लोगों का दुख दर्द समझना, अपने इलाके की तकलीफ को समझना, उसे ठीक करना, ये एक अलग क्राइटेरिया है जो एजुकेशन से अलग है। हाँ, लेकिन एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये फैसला लोगों पे छोड़ दिया है कि वे एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। वे जाके डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट एजुकेटेड है, क्वालिफाई है या कौन सा नहीं है। ये काम होता है इलेक्शन कमीशन के पास।
ये आप देख सकते हैं इक्टोरियल रोल 2018 मिज़ोरम का। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेन के बारे में। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है? जो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का, वो होता है लोगों को चुनने का अधिकार देना अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को, और गवर्नमेंट इस पॉलिसी को प्रेफर भी करती है। इसी कारण ये ज़रूरी है कि फ्री और ओपन डिस्कशन हो कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने लायक है, कौन एक अच्छी पॉलिसी लाएगा, और ये सारी चीज़ें होती है इलेक्शन कैंपेन में। इंडिया जहाँ पे कैंपेन जो है वो 2 हफ्ते पहले शुरू होता है, जैसे ही फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अनाउंस हो जाती है और डेट ऑफ पोलिंग मतलब डेट ऑफ वोटिंग अनाउंस की जाती है, उसे 1-2 हफ्ते पहले ही कैंपेन चालू होता है। पर आज ऐसे समय में जबकि लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कब फिर से इलेक्शन होगा, तो वे बहुत समय पहले ही अपने कैंपेन शुरू कर देते हैं। वे ये कैंपेन कैसे शुरू करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ करते हैं, इलेक्शंस मीटिंग करते हैं और अपने सपोर्टर से मोबिलाइज करते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। इसके लिए वे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और अलग अदर कम्युनिकेशंस का सहारा लेते हैं। इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज़, डिबेट चुनाव में होते हैं। कैंपेन लिमिटेड नहीं होता कुछ वीक में। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी बहुत पहले से ही ये कैंपेन शुरू कर देती है एक अंदाजन डेट के अनुसार। ओके, इस इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस चाहती है कि पब्लिक का अटेंशन बड़े इश्यूज़ में हो, वे अट्रैक्ट कर सके लोगों को ताकि वे उसकी पार्टी को वोट दे और एक इम्पॉर्टेंट बेसिस पे वोट दे। ओके, तो आइए स्टूडेंट, हम कुछ पॉपुलर सक्सेसफुल स्लोगन्स के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने उस समय इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को भारी बहुमत में जीत हासिल करने में मदद करी थी। पहला नारा कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने लोकसभा 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उस समय गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि हम देश से गरीबी को पूरी तरह से हटा देंगे। सेकेंड स्लोगन है जनता दल का, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। इन्होंने 1977 के लोकसभा इलेक्शन में सेव डेमोक्रेसी, संविधान बचाओ का नारा दिया था। हुआ यूं कि 1975 में कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी, जो कि आज भी देश में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। उस समय हमारा संविधान खतरे में था और इसको बचाने के लिए जनता दल ने यह नारा दिया था। थर्ड, वेस्ट बंगाल के स्टेट चुनाव 1977 में ही लेफ्ट फ्रंट ने लैंड ऑफ द टिलर का नारा दिया था। फोर्थ, एनटी रामाराव, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के जाने माने लीडर थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के स्टेट चुनाव 1983 में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस के आत्मसम्मान की रक्षा का नारा लोगों को दिया था। इन डेमोक्रेसी द बेस्ट टू लीव द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट टू फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शन कैंपेन। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए ये बेस्ट तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टी को फ्री किया जाए कि वे फ्री कैंपेन कर सके, कैंडिडेट को उनके फ़ायदे बता सके। बट ये ज़रूरी नहीं कि वे सही तरीके से कैंपेन कर रहे हों। कैंपेन को इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कहीं कैंडिडेट को फ्री और इक्वल चांस, यानी हर एक कैंडिडेट को फ्री और इक्वल चांस मिल रहा है कि नहीं, कहीं पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को बहका या भड़का तो नहीं रही है, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं
जिनकी मनाही होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को इलेक्शन में करने के लिए। पहला है ब्राइब एंड थ्रेटन ऑफ वोटर, किसी वोटर को पैसा देकर के खरीदना या उसे डरा धमकाकर उसके वोट को अपने पक्ष में कर देना, इनकी मनाही होती है। सेकंड है अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, इसकी मनाही होती है। इसके अलावा द यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर द इलेक्शन कैंपेन, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, अगर कोई पद में ऑलरेडी है और वो इलेक्शन लड़ रहा है तो वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख से ज़्यादा अमाउंट खर्च करने की मनाही होती है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 25 लाख तक का अमाउंट ही खर्चा किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही स्टेट असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा का खर्चा करने की मनाही होती है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वे 10 लाख रुपए ही खर्चा कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट। अगर वे इनमें से किसी भी चीज़ को करते हुए पकड़े जाते हैं, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट ये सारी चीज़ों को करते हुए पकड़ा जाता है, तो कोर्ट के द्वारा उसका इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। अगर वो जीत भी गए तो भी उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। ओके, एडिशन टू द लॉ द पॉलिटिकल पार्टी और अ कंट्री हैव टू एग्री। तो इसके लिए साथ साथ यानी जो मैं अभी चीज़ें बताई हैं उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कैंपेन का बनाया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना कैंपेन करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती है जिन पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को एग्री होना पड़ता है। पहला है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट धार्मिक जगहों का इस्तेमाल इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए नहीं कर सकता। दूसरा है गवर्नमेंट के व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिसेस का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए नहीं किया जाएगा। थर्ड मोस्ट IMP वो ये है कि एक बार जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस कर देता है उसके बाद कोई भी मिनिस्टर किसी नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं कर सकता। मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट वो शुरू नहीं कर सकता, कोई नई पॉलिसीज नहीं ला सकता, कोई बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, पब्लिक फैसिलिटीज़ में कोई भी काम नहीं कर सकता, यानी कि कोई नई पब्लिक फैसिलिटी वो नहीं ला सकता, ना तो नया जॉब वैकेंसी ला सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोगों को लुभा सकती है, लोगों को उनके लिए वोट देने के लिए मना सकती है। तो ये सारी चीज़ों की मनाही होती है। पूलिंग एंड काउंट ऑफ वोट, ये फाइनल स्टेज होता है इलेक्शंस का जिसमें वोटर लोग अपना वोट अपने फेवरेट कैंडिडेट को देते हैं। इसे इलेक्शन डे कहा जाता है। हर पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होने के बाद वे पोलिंग बूथ जाते हैं जो उनके पास के स्कूल या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अरेंज किया जाता है। वोटर बूथ के अंदर जाते हैं और वहाँ पे इलेक्शन ऑफिशियल उनको आइडेंटिफाई करता है और एक मार्क उनके फिंगर में लगाता है, एक ब्लैक मार्क उनके उंगली में लगाता है, ठीक है, जो ये साबित करता है कि उन्होंने वोट दे दिया है। कैंडिडेट कुछ जो कैंडिडेट के जो एजेंट्स हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वे पोलिंग बूथ पे बैठे और इंश्योर करें कि वोटिंग जो है वो फेयर तरीके से हो रही है या नहीं। पहले जो वोटर थे वे बैलेट पेपर में स्टैंप लगा करके वोट दिया करते थे, ओके, पर बैलेट पेपर का सही तरीके से इस्तेमाल ना करने के कारण बहुत से वोट वेस्ट हो जाया करते थे, जिसके चलते EVM मशीन आई है। पहले मैं आपको बैलेट पेपर के बारे में बताया था कि बैलेट पेपर में एक साइड पार्टी का नाम होता था और दूसरे साइड कैंडिडेट का फ़ोटो और उसका नाम और सिंबल भी बना हुआ होता था जिस पे स्टैंप लगाया जाता था। लेकिन सही तरीके से वोट ना दे पाने के कारण बैलेट पेपर में
बहुत से वोट वेस्ट हो जाया करते थे, जिस कारण अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सहारा लिया जाता है, जिससे एक रिकॉर्ड वोट किया जा सके। ये मशीन भी कैंडिडेट के नाम के साथ साथ पार्टी का सिंबल बताती है। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होती है, जिसका सिंबल इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है। वोटर्स अपने फेवरेट और पसंदीदा कैंडिडेट को बटन दबा करके अपना वोट, अपना मत उन्हें देते हैं। एक बार पोलिंग मतलब वोटिंग हो जाने के बाद ईवीएम मशीन को सील किया जाता है और एक सिक्योर प्लेस में रख दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद एक फिक्स डेट पे ईवीएम मशीन को वापस उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग खोला जाता है और वोट को सही तरीके से गिना जाता है। इस समय भी कुछ एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कैंडिडेट के एजेंट्स होते हैं, वे वहाँ प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो इंश्योर कर सके कि प्रॉपर काउंटिंग हो रही है कि नहीं। कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एमएलए या एमपी डिक्लेयर्ड हो जाता है। जनरल इलेक्शंस में काउंटिंग जो वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्लेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग की जाती है। कई बार एक ही समय में एक ही जगहों पे या एक दिन पे ये काउंटिंग होती है, जिसका टेलीकास्ट टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर्स में होता है। कुछ घंटों के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं या कुछ घंटों में ही रिज़ल्ट पता चल जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी और वे ही आगे अपनी गवर्नमेंट चलाती है। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।